प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत ही चर्चित टॉपिक है। वो हमारे एडवांस इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन 3 में दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोस्ट डिबेटेबल और मोस्ट डिबेटेड टॉपिक रहा है। अर्थशास्त्र के हर मंच पर इस टॉपिक की चर्चा बहुत हुई है, इस पर बहुत रिसर्च हुए हैं और पिछले 30 वर्षों में इस पर व्यापक बहस हुई है। इस पर व्यापक अध्ययन हुए हैं और उन अध्ययनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास हुआ कि ये कहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उचित रहे, अनुचित रहे, लाभ इनसे कितना मिला, कितनी हानि हुई। मैंने जैसा कहा कि 1991 का वर्ष भारत के आर्थिक इतिहास में एक महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस वर्ष आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है और आर्थिक सुधार भारत में उस वक्त किए गए जब भारत की अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी हमारे पास उस वक्त अगले एक हफ्ते के भी भुगतान करने की, यानी विदेशी व्यापार जो हमारा होता था, जो आयात हम करते थे, उनका भुगतान करने की स्थिति में हम नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त की जो नरसिंह राव जी की सरकार थी, उसमें वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन सुधारों की शुरुआत हुई और इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। इस नई दिशा में मोटे तौर पे एलपीजी मॉडल अपनाया गया, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस नए आर्थिक सुधारों में मुख्य रूप से नई औद्योगिक नीति की बात की गई और नई औद्योगिक नीति में बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें केवल सरकारी क्षेत्र को ही प्रवेश करने की अनुमति थी या केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित थे, उन क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। जैसा मैंने कहा कि उस वक्त की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 1991 में हमारे यहाँ आर्थिक सुधार शुरू हुए, उनके लागू करने के पीछे उद्देश्य था उस वक्त भुगतान संतुलन की स्थिति का संतोषजनक न होना। आज़ादी के बाद 1991 का साल भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे मैंने कहा कि एक महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि भारत में आर्थिक सुधारों की थोड़ी सी शुरुआत 1980 के दशक में होती है, जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, देश में गरीबी हटाओ प्रोग्राम शुरू किया गया। लेकिन व्यापक आर्थिक सुधार 1991 में किए गए और उस वक्त इस कदर संकट था कि सरकार को मजबूरन इन्हें लागू करना पड़ा। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण, प्राइस स्टेबलाइजेशन और संरचनात्मक सुधार, जिसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण हुआ, यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। प्राइस स्टेबलाइजेशन के तहत नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। साथ ही संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत कठोर नियमों को सरल बनाना था, आसान बनाना था, ताकि उन क्षेत्रों में जहां केवल सरकारी क्षेत्रों को ही निवेश करने की अनुमति थी, वहां निजी क्षेत्र को भी भागीदारी दी जा सके। क्योंकि बड़े लंबे समय से ये महसूस किया गया था कि भारत के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र
के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अकेले सरकारी क्षेत्र के बलबूते देश का आर्थिक विकास करना संभव नहीं था। और इन्हीं नीतियों का परिणाम रहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विश्व के संस्थान को आज मदद करने की स्थिति में है। उस वक्त हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज उन्हीं आर्थिक नीतियों के बदौलत हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक 1991 की आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्यों का प्रश्न है, मुख्य उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना, यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाना, क्योंकि भारत से पहले चाइना, रसिया, यूएस और यूरोप के अनेक देशों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी और भारत निरंतर विकास की दौड़ में, साथ ही व्यापार की दौड़ में पिछड़ रहा था। उसी को ध्यान में रख करके इन सुधारों को शुरू किया गया। तो पहला उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाना, वैश्वीकरण के मैदान में उतारना, ताकि बाजार का रुख भारत के अनुकूल किया जा सके। दूसरा उद्देश्य था मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना, जो कि एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि उस वक्त मुद्रास्फीति भी बहुत ऊंची थी, बहुत अधिक थी, और साथ ही भुगतान संतुलन की स्थिति भी बहुत नकारात्मक थी। उसको भी सही करना एक आर्थिक सुधारों का उद्देश्य रहा। तीसरा उद्देश्य था आर्थिक विकास की दर को तेज करना, बढ़ाना, और साथ ही पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। ये भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पीछे उद्देश्य ये भी था कि हमारे पास उस वक्त अगले एक हफ्ते तक के व्यापार के भुगतान के लिए भी पैसे नहीं थे, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म थे, तो उनको भी बढ़ाना था। इसके बाद अगला उद्देश्य था आर्थिक सुधारों का कि आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध हटा करके एक बाजार के अनुरूप अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उसमें आर्थिक परिवर्तन करना। फालतू के जो अनावश्यक प्रतिबंध थे नीतियों में, उनको दूर करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही प्रतिबंधों को हटा करके माल, वस्तुओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को अनुमति प्रदान करना भी इन आर्थिक सुधारों का उद्देश्य रहा। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी कैसे बढ़े, क्योंकि मैंने पहले कहा कि केवल सरकार के भरोसे ही आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भी सरकार ने इन आर्थिक सुधारों को शुरू किया, और यही कारण रहा कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या घट करके 3 रह गई थी। इस तरह से 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। इस तरह से नई आर्थिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य था एक साधन के रूप में, वो था अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को सुधारना, अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाना, साथ ही अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना, ये मुख्य उद्देश्य रहे। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिनमें मोटे तौर पे पहला था वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण, यानी इस नीति के तहत इस बात को प्रमुखता दी गई कि सभी वाणिज्यिक बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए। उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपने आप खुद बाजार के अनुसार कीमतें तय करेंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों में को मानने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई। ये है सरकार ने पहला एक कदम उठाया कि वाणिज्यिक बैंकों को स्वतंत्र कर दिया कि नाउ दे आर फ्री टू डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको उनके हिसाब से तय करने की छूट दी गई। दूसरा सुधार कदम उठाया गया वो था लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा में वृद्धि, यानी औद्योगिक नीति की घोषणा
करते हुए सरकार ने कहा कि लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी गई उस वक्त 91 में, ताकि ये कंपनियां अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के साथ साथ अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकें, और सरकार के द्वारा जो लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया गया था उसका भी फायदा इन उद्योगों को मिल सके। तीसरा कदम उठाया गया, सामान आयात करने के लिए पूंजीगत संरचना, पूंजीगत स्वतंत्रता, यानी भारतीय उद्योगों को अपने समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विदेशों से मशीनें मंगाना, कच्चा माल मंगाना या टेक्नोलॉजी हायर करना, ये सरकार के द्वारा सुविधा दी गई। यानी उन उद्योगों को फ्री कर दिया गया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया कि नाउ दे आर फ्री टू हायर और टू प्रोक्योर मशीन्स एंड रॉ मटेरियल। जो उद्योग अपनी उद्योग क्षमता बढ़ाना चाहें उसके अनुसार वो चाहे तो मशीन मंगा सकते हैं और चाहे कच्चा माल मंगा करके और उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये सरकार ने उनको छूट दे दी गई। इसके बाद एक अगला स्टेप उठाया गया कि उद्योगों के लिए विस्तार और उत्पादन के लिए भी स्वतंत्रता दी गई। अर्थात नई नीति में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाएं, उत्पादन को बढ़ाएं, उत्पादन की लागत को कम करें, इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा खुद तय करती थी। कोई भी उद्योग एक सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। इससे उद्योगों का विकास अपेक्षित दर से नहीं हो पा रहा था। सरकार ने इस नई नीति में उन्हें छूट दे दी कि अब वो खुद अपनी विवेक से उत्पादन की क्षमता और उत्पादन करने की सीमा अपने आप तय करें। एक कदम उठाया, उस कदम के तहत ये कहा गया कि प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन, यानी एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा, जिसको MRTP एक्ट कहा था, उस MRTP एक्ट 1969 के अनुसार वो सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है को MRTP कंपनियां कहा जाता था। इसी कारण पहले उन सब पर कई तरह के प्रतिबंध थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्थात उन्हें भी सरकार के बंधनों से मुक्त कर दिया गया। और इसके तहत ये किया गया कि अब वो कंपनियां उस एक्ट के तहत खुद अपने डिसीजन लेंगी। अब हम बात करते हैं कि इसके तहत 3 बातें कही गई थी। पहली बात थी उदारीकरण, जिसको LPG हमने नाम दिया था, यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। जो LPG मॉडल है उसमें पहला है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण क्या है। उदारीकरण के तहत सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण की शर्तें समाप्त कर दी। यानी सरकार इससे पहले निजी क्षेत्र को अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब नई नीति में नए इस तरह के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। अब निम्न उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रह गया, बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिसमें पहला है परिवहन और रेलवे, उसके लिए आज भी लाइसेंस अनिवार्य है। दूसरा है परमाणु खनिजों का खनन, और तीसरा है परमाणु ऊर्जा। इन तीनों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रखा गया, बाकी सभी को लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। यह है उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण। साधारण शब्दों में निजीकरण का तात्पर्य निजी क्षेत्रों द्वारा उन उद्योगों में उद्योग लगाने की अनुमति देना है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया, और इस प्रक्रिया के तहत जिसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मालिकाना हक का स्थानांतरण शामिल था, वो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को निजी हाथों में दे दिया गया। यानी निजीकरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी या उनका हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। उनका मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। निजीकरण का मुख्य कारण
राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पीएसयू लगातार घाटे में जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए उनको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। इससे इन कंपनियों के प्रबंधक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे और उनकी उत्पादन क्षमता भी कम हो रही थी, लागत अधिक आ रही थी और उनकी अकार्यकुशलता यानी कार्यकुशलता में कमी आ गई थी। फलस्वरूप वो सरकार के लिए सफ़ेद हाथी की तरह घाटे का सौदा साबित हो रहे थे। उनमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं बची थी, इसलिए उन्हें निजी हाथों को सौंप दिया गया। निजीकरण के तहत कुछ और कदम उठाए गए, जिनमें पहला था शेयरों की बिक्री। यानी भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों को बेच दिया। उदाहरण के लिए जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर निजी क्षेत्र को बेच दिए गए और उससे ये सेक्टर निजी हाथों में चला गया। इसी तरह से पीएसयू में विनिवेश, यानी सरकार ने जो ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनमें विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई। विनिवेश का तात्पर्य क्या है? विनिवेश से तात्पर्य है सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेचेगी। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए कीमत के उद्यमों को उस वक्त निजी क्षेत्र को बेचा, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। इसी निजीकरण के तहत तीसरा जो काम किया गया वो सरकारी क्षेत्र का न्यूनीकरण, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप कम से कम हो। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सीमित कर दिया गया और इसका उद्देश्य था कि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबी को हटाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और इस तरह से सरकार ने सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम करते हुए निजी क्षेत्र के लिए इन उद्योगों को आरक्षित कर दिया गया और अब पीएसयू की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें मोटे तौर पे वही परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा शामिल रहे। तीसरा है एलपीजी मॉडल में थर्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। जैसा कि शुरू में भी बताया जा चुका है, वैश्वीकरण का तात्पर्य था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मिलाना। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्था, वैश्विक माहौल, विश्व भर में भारत की अर्थव्यवस्था का फैलाव करना ताकि व्यापार की सभी बाधाएं दूर हो सकें। इसमें व्यापार को पूरी दुनिया तक फैलाना था, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाना था। अब भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रही, बंद अर्थव्यवस्था नहीं रही, बल्कि ये विस्तृत अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई और वैश्वीकरण के आधार पर विदेशी निवेश, व्यापार, उत्पादन और वित्तीय मामलों के संबंध में बाकी दुनिया के साथ भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया गया। अब भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में कोई भी विदेशी निवेशक आकर के निवेश कर सकता था, व्यापार कर सकता था, उत्पादन कर सकता था और वित्तीय मामलों के में भी भाग ले सकता है। बहरहाल वैश्वीकरण के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिनमें मुख्य रूप से पहला कदम था आयात दरों में कटौती। अर्थात सरकार ने आयात पर सीमा शुल्क में कटौती करी और निर्यात पर भी शुल्कों को रैशनल बनाया गया, विवेकशील उनमें रूप से कमी की गई ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक विनिवेशकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। यानी आयात पर सीमा शुल्क और निर्यात पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्कों को भी बहुत तर्क संगत बना करके विदेशी निवेशकों के लिए इसे आकर्षक बनाने का प्रयास हुआ ताकि वो आए और यहाँ निवेश कर सके। दूसरा इसके तहत उपाय अपनाया गया वो था दीर्घकालिक व्यापार नीति, यानी विदेशी व्यापार को लंबी अवधि के लिए लागू करने के तहत इसमें कुछ उपाय किए गए, जिसमें पहला है उदार नीति, दूसरा है विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए और तीसरा है बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया। इसके तहत तीसरा जो उपाय था मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, यानी आंशिक परिवर्तनशीलता के तहत सरकार ने भारतीय मुद्रा को अन्य देशों की मुद्राओं में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन करने के योग्य बनाया।
और इसका सीधा फायदा ये हुआ कि अब विदेशी निवेशक या भारतीय निवेशक अपनी मुद्रा को आसानी से एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते थे। इस तरह से चौथा जो उपाय अपनाया वैश्वीकरण के तहत वो था कई क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40 से लेकर 100% तक कर दी गई। यानी 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिना किसी प्रतिबंध के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। और इस अनुमति देने से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह आसान हो गया और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अधिक तेजी से बढ़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत इस तरह के उपाय अपनाए। उन उपायों से जो एलपीजी मॉडल है वो बहुत ही सशक्त रूप से सरकार के आर्थिक नीति का माध्यम बना और उसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था अब बहुत एक तरह से ओपन हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बहुत व्यापक भी हो गया और उसका फायदा विदेशी व्यापार और निवेश को भी मिला। अगले चैप्टर में हम इसके बाकी पहलुओं की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।